नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों में से बहुत कोई को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जेएसएससी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग जो सबसे पहला सेक्शन लिए हैं वो कंप्यूटर का लिए हुए हैं। इसके तहत हम लोग 2 टेस्ट में हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें पहला टेस्ट का 150 प्रश्न आपका टोटल वीडियो झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्वेश्चन बैंक, उसमें जाके आप देखिए, आपको ये टोटल वीडियो मिल जाएगा। हम लोग टेस्ट 2 भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका 50 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से 50 सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। और जेएसएससी ही नहीं, अदर जो भी एग्ज़ाम है उसमें अगर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज यहाँ पे टेस्ट को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। तो 51 क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज़ मेमोरी क्या है। तो मेमोरी एक चैप्टर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर में, उस मेमोरी चैप्टर में आपको देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जिसमें से एक चीज़ यहाँ पे देता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन होता है। तो फास्टेस्ट मेमोरी जो हम लोग पढ़ते हैं या आप लोग अगर देखे होंगे उस चैप्टर में, तो फास्टेस्ट मेमोरी का नाम आता है रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी क्या होगा, तो रोम होगा, रैम होगा या हार्ड डिस्क होगा। तो इससे सबसे फास्ट मेमोरी इन 4 में से कैश मेमोरी होगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर जानकारी होगा तो जानते हैं कि जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, ये जो सूचना या इन्फॉर्मेशन मांगता है या लेके आता है यहाँ पे, तो मदरबोर्ड एक होता है और उसमें होता है एक सिस्टम बस। इस सिस्टम बस के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन कैश मेमोरी क्या होता है, सीधे सीपीयू से कनेक्ट होता है, सिस्टम बस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो टाइम बच जाता है और ये इसलिए फास्टली काम करता है। तो कैश मेमोरी यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में सबसे तेज़ मेमोरी माना जाएगा। कंप्यूटर में ये बहुत छोटा आकार का होता है, 256 KB का आप मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 MB तक का ये रहता है। इन रेंज, यही रेंज में ये वैरी करता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में डिफरेंट में आपको डिफरेंट मिल सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोगों का आज के टेस्ट का। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52 नंबर। बड़े बैकअप डाटा को संग्रहित करने के लिए इनमें कौन से स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप का स्टोरेज डिवाइस आपको पढ़ने को मिल जाएगा मेमोरी चैप्टर में ही। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको बड़े बैकअप डाटा को लेना है, जैसे कि हम मानिए चलते हैं 500 GB का आपको स्टोरेज करना है, सेव करना है, तो आप किस में कीजिएगा, तो फ्लॉपी डिस्क में कीजिएगा, मैग्नेटिक टेप में कीजिएगा, हार्ड डिस्क में कीजिएगा या कॉम्पैक्ट डिस्क में कीजिएगा। तो CD वगैरह में सब में संभव नहीं है, अभी हम हार्ड डिस्क में ही करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, या आप कंप्यूटर लेते हैं तो 500 GB का हार्ड डिस्क आता है। तो इस तरह से यहाँ पे हार्ड डिस्क का ही प्रयोग किया जा सकता है बड़े बैकअप डाटा को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका प्रोसेसिंग स्पीड से कौन सा शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीधे आंसर हम बता देते हैं, MIPS इसका होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो होता है वो बताता है प्रोसेसिंग स्पीड को, तो कौन सा कंप्यूटर का कितना प्रोसेसिंग स्पीड है इसका ये बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान पृष्ठ को रेफरेंस, ये तो बहुत बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है और इसका आंसर आप लोग को रटा गया होगा, F5 होता है। तो इसीलिए बोला गया था कि क्वेश्चन बैंक बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड है। इससे क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसीलिए क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, एक्सेल्यूकोटल कोड करके कुछ दिया हुआ है इस तरह से, और ये सभी ऐसा करके दिया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सोर्स कोड। आपको पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में ही चर्चा की थी कि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे शुरुआत में मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया, फिर लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, फिर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, जिसमें जावा से संबंधित हम लोग क्वेश्चन एक देखे थे कि जावा पूछा गया था, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको सोर्स कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो सोर्स कोड होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रैम एक प्रकार का क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। रैम जो है एक तरह का मेमोरी है और ये जो होता है आपका
परिवर्तनशील होता है, मतलब कुछ समय के लिए। जब कंप्यूटर प्रोसेस होता है जब, तब उसमें जो भी काम का चीज़ होता है वो रैम में चला जाता है और उसके बाद यहाँ से प्रोसेसिंग एक तरह से होता है। जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, रैम में जितने भी डाटा रहते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये जो होते हैं वोलाटाइल होते हैं, मतलब इसमें कोई चीज़ कंप्यूटर सप्लाई, जैसे कि आप मानिए चलिए कंप्यूटर ऑन है और आप वर्डपैड में या आप MS ऑफिस में या कोई भी चीज़ पावर पॉइंट आप बनाएं, अगर आप इसको सेव नहीं कीजिएगा और लाइन कट जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आप क्रिएट कीजिएगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसीलिए सेव करते हैं, सेव करने से क्या होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो इसीलिए सेव किया करने के लिए कहा जाता है कि आप बार बार किसी चीज़ को सेव करते रहिए, नहीं तो अचानक अगर इसका पावर कट हो जाएगा तो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसे वोलाटाइल बना जाता है, मतलब ये चेंज हो जाता है। चलिए अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एक ब्लैंक एक डिब्बे में समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क होता है। अगर आप इसका फोटो देखेंगे हार्ड डिस्क का, तो यहाँ पे आप इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप सर्च कीजिएगा, आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा या आपके पास कोई किताब होगा अगर उसमें इमेज दिया होगा, तो इस तरह से हार्ड डिस्क में बहुत सारे आपके यहाँ पे CD कैसेट यहाँ पे जैसे लगे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, इसी के बारे में यहाँ पे कह रहा था। इसका आंसर हार्ड डिस्क होता, लेकिन ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे अगर हम देखें, बोलता है उपकरण की विफलता का परीक्षण करने के लिए ब्लैंक नैदानिक रूटीन का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई आपका डिवाइस है और वो आपका क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है, कोई विफल हो गया, तो हम क्या करते हैं, सिंपली बूटिंग कर देते हैं। मतलब एक तरह से बूटिंग काम किया जाता है, तो वो जो है वो उम्मीद रहता है कि वो अपना काम फिर से सही तरीके से करने लग जाए। बूटिंग का भी अलग अलग तरीका होता है, सॉफ्ट बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग होता है, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में भी मिलेगा, वहाँ से भी हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, दो या दो से अधिक प्रोसेसरों को एक या एक से अधिक उपयोगकर्ता के एकजुट होने को ब्लैंक कहा जाता है कि जाना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए दो या दो से अधिक प्रोसेसरों को एक से अधिक उपयोगकर्ता के यूज़र के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो ये चीज़ फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एक से अधिक प्रोसेसर का यूज हो रहा है, इसीलिए इसे मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ब्लैंक उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदु करने की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पे कोई स्क्रीन है और यहाँ पे आपको पॉइंट करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। तो कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस होगा, जिसमें हम लोग जैसे लेजर लाइट का आप यूज करते हैं, तो उस तरह से कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस होगा, पॉइंटिंग डिवाइस, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसका आंसर डी होगा, सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग है, मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम इजी टू यूज इन द। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ छूट गया है कि कंप्यूटर सिस्टम को सरल उपयोग के लिए कौन ऐसा डिवाइस है कि कंप्यूटर सिस्टम को हम सरलता से उपयोग कर सके। तो कौन बनाता है इसको, हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडो 8 होगा या 10 होगा या 11 होगा, इस तरह से कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो वो हमको कंप्यूटर को बहुत आसानी से यूज कर सके, इस तरह से उसको बनाया जाता है। जैसे कि विंडो 11 में देखिएगा तो आप देखिएगा मोबाइल के जैसे उसको बना दिया गया है, मतलब मोबाइल जैसे हम ऑपरेट करते हैं कुछ उस टाइप से आपको ऑपरेट होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो होता है वो कोई भी यूज को सरल बना देता है, ईजी बना देता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, ब्लैंक हार्डवेयर के संसाधनों के नियंत्रण का उपयोग को संभालता है। कि कौन जो होता है वो हार्डवेयर क्या होता है, जो कि भौतिक रूप से आपको दिख रहा है, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका LCD जो स्क्रीन जो दिख रहा है वो आपका हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर संसाधन के नियंत्रण और उपयोग को कौन संभालता है, कौन हैंडल यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे कौन हैंडल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वही अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, चाहे वो माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे वो पेन टैब हो, चाहे कोई भी चीज़ यहाँ पे आपका यहाँ पे है, हार्डवेयर को हम उससे कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ को वो हैंडल करता है। चाहे आप कोई प्रिंटर ही क्यों ना यूज कर रहे हैं, जो कि बाहर से एक हार्डवेयर है, उसको हम इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से ही उसको कंट्रोल करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है, इस समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो 8, विंडो 10 या आपका मोबाइल में भी बहुत सारा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पाया जाता है, या एप्पल का OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑन स्क्रीन क्षेत्र जहां सभी आइकन, विंडो या डायलॉग बॉक्स दिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे आप कंप्यूटर खोलिएगा तो डेस्कटॉप में आपको क्या मिलेगा, देखिए माई कंप्यूटर मिलेगा, रिसाइकल बिन मिलेगा, आप कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे हैं तो वो सारा चीज़ मिलेगा, इमेज रखा है, वीडियो रखा है, तो जो भी चीज़ आप इसमें रखे हैं वो चीज़ आपको क्या होगा, मिलेगा। तो वही चीज़ ऑन स्क्रीन में आइकन है, चाहे विंडो है, यहाँ पे बहुत सारा टास्क बार में आपको आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स वगैरह सब देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे, डेस्कटॉप में ही देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। ब्लैंक डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि, चिन्ह और अन्य तत्वों का एक पूर्व निर्धारित समूह है। मतलब क्या एक है जो कि यहाँ पे बोलता है उसका बैकग्राउंड होता है, साउंड होता है, आइकन होता है, ये सब एलिमेंट पहले से ही सेट रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीम। जैसे आप मोबाइल में भी थीम यूज करते होंगे या आप कंप्यूटर में, आप डेस्कटॉप में अपना एक थीम बना के रखते हैं, वो उसका जैसे यहाँ पे है तो किसी का यहाँ पे थीम जो होता है, जैसे विंडो 10 का देखिएगा तो उसका थीम कुछ अलग है, विंडो 8 का थीम क्या है, अलग है। मतलब उसका बैकग्राउंड में किस तरह का इमेज होगा, क्या साउंड होगा, किस तरह का आइकॉन बना हुआ रहेगा, इस तरह का जो चीज़ रहता है वो पूर्व निर्धारित रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीम के नाम से ही जानते हैं। जैसे मोबाइल में भी आप लोग बहुत सारा थीम को यूज करते होंगे, तो वही थीम आपका कंप्यूटर में ही उसी तरह का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ड फाइल में ब्लैंक सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक मतलब सिनोनिम्स अगर आपको खोजना है तो कौन सा ऐसा टैब है या क्या चीज़ ऐसा हम करें कि आप लोगों को कोई वर्ड है, जैसे गुड है, अच्छा है, तो अच्छा का या गुड का जो हमको अगर सिनोनिम्स खोजना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा या कौन सा यहाँ पे फीचर यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो फीचर है इसको बोलते हैं थीसॉरस। तो ये आपको एक नया क्वेश्चन मिला जो कि इससे पहले हम लोग बहुत नहीं देख चुके इस तरह का क्वेश्चन में। तो इसको याद रखिएगा, आंसर जो हो जाएगा ये थीसॉरस हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ रॉन्ग। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैंक कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देता है। मतलब जो भी हम काम किए हैं, जैसे कि कोई चीज़ आप यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डिलीट इसको कर दिए तो फिर से इसको लाना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडू कहते हैं, वापस ले आना। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो अंडू हो जाएगा। मतलब जो डू किए हैं वो अंडू हो जाएगा, जैसा पहले था उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, प्रीवियस कमांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है, वर्तनी और व्याकरण ब्लैंक टैब का हिस्सा है। मतलब अगर आपको किसी का स्पेलिंग और ग्रामर कहीं पे चेक करना है कि सही है कि गलत है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग टैब, तो रिव्यू में ही जैसे किसी फिल्म का आप रिव्यू देखते हैं तो सही है गलत है वो चीज़ आपको पता चलता है ना। तो इसी तरह स्पेलिंग देखना है कि सही है गलत है तो हम लोग रिव्यू के टैब से ही उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देता है, संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की आपको बहुत सारा जगह हम बार बार बोल रहे हैं कि एक लिस्ट है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि शॉर्टकट की किस चीज़ का यूज होता है और इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन है कभी छूटेगा नहीं। तो कंट्रोल ए का हम लोग यूज करते हैं किसी भी पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। एक बार आप सेलेक्ट कीजिएगा तो अगर 100 पेज है तो 100 पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्लैंक स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ माध्यम स्कैनर होते हैं। तो इसका आंसर ड्रम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित ने ब्लैंक ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये जो है माउस का आविष्कार कौन किया है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो डगलस एंजेलबर्ट, ये एक अमेरिकन थे, ये अमेरिकन व्यक्ति थे और इन्हीं के द्वारा ये माउस का यहाँ पे खोज किया गया था। चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 71 क्वेश्चन है, जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखते हैं और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाते हैं तो क्या कहलाता है। मतलब सिंपल सा प्रोसेस है, ये भी थोड़ा सा एक तरह से आपका प्रैक्टिकल टाइप से यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप बाएं माउस को डबल क्लिक होता है तो देखिए एक राइट क्लिक होता है एक लेफ्ट क्लिक होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट माउस का किया अगर आप दबाइएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं, खींचना कहते हैं। तो इस तरह से आप कभी आपके पास अगर फिर से लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं यूज करके, तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है, बटन का उपयोग हम लोग आप वर्कशीट को चारों ओर घुमा सकते हैं। तो इस तरह से ये है स्क्रॉल, जैसे अभी हम क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग का यहाँ पे बगल में दिया गया है, तो उसी के माध्यम से हम स्क्रॉल कर रहे हैं और ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट को कर रहे हैं, तो इसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। 73 स्पेल चेक के लिए देखिए फिर से ये स्पेल चेक के वाला आ गया, फिर से यहाँ पे तुरंत रिपीट हो गया। ये कहाँ पे हम लोग देखे थे, रिव्यू में। स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग रिव्यू को यूज करते हैं। व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ किस रंग में दिखाई देती है, ये बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है कि व्याकरण है, जैसे कि ग्रीन। यहीं पे अगर आपका
व्याकरण के जगह में स्पेलिंग अगर रहता तो स्पेलिंग के लिए क्या आता है, रेड आता है। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन तो आपको छूटना नहीं चाहिए, अगर गलती से भी प्रश्न यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ लेके जाता है, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस एन ऑफिस ऑफ इंटीग्रेशन टूल्स नोन एज करके यहाँ पे दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, वर्ड देखने को मिलेगा, एक्सेल देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो उस चीज़ को कंबाइन करके एक ऑफिस बना दिया गया है, इसको आप परचेज कीजिए और अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से ये तीनों का एक तरह से समरी रहता है। देखिए वर्ड है, पावर पॉइंट है या एक्सेल है, तीनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो वो सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं। ब्लैंक उपकरण है जो कि स्टिक को नियंत्रण करने के वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। देखिए ये जॉयस्टिक माउस जैसा होता है, गेम खेलने में इसका यूज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे दे रहा है। आप लोग को ये भी रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। जॉयस्टिक वीडियो गेम जैसे दोनों हाथ से पकड़ने जैसे इस तरह से यहाँ पे रहता है, यहाँ पे बटन वगैरह रहता है, तो इस तरह से रहता है। इसको आप जाके देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लंबे समय के लिए याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। सीपीयू जब प्रोसेस करता है तो जो डेटा प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसको किसके नाम से जानते हैं, आउटपुट। क्योंकि आप प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दीजिएगा तो ये प्रोसेस हुआ और प्रिंट हुआ, ये जाना, तब प्रिंटर को ये क्या करेगा, ये डाटा या इन्फॉर्मेशन को भेजेगा और प्रिंटर इसके माध्यम से अपना पेज को क्या करने लगेगा, प्रिंट करने लगेगा। तो इस तरह से ये सब आपका यहाँ पे प्रश्न था, आउटपुट हो जाएगा इसका आंसर। 78 में दिया है, ब्लैंक एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता के आउटपुट का उत्पादन करता है। बहुत हाई स्पीड से यहाँ पे हाई क्वालिटी हाई स्पीड यहाँ पे देता है। और ये जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर होता है, पाउडर जैसा इसका टोनर रहता है। अगर आपके अगल बगल में कहीं पे अगर यह देखे होंगे तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा। एक होता है इंक प्रिंटर, इंकजेट होता है, और एक जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं BIOS का फुल फॉर्म पूछा है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब भी कंप्यूटर शुरू होता है तो यही एक सॉफ्टवेयर है जो आप माउस है चाहे कीबोर्ड है उसको एक तरह से कंप्यूटर के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। जब भी हम ऑपरेटिंग या कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो जब भी ऑन करते हैं तो ये समन्वय बनाने का काम करता है। इसी को बोलते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोल्ड बूटिंग क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि बूटिंग, अगर आपको किसी तरह से कोई उपकरण है वो काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बूटिंग का यूज करते हैं। तो बूटिंग जो होता है यहाँ पे पूछ रहा है कि कोल्ड बूटिंग किसको हम लोग कहते हैं या उसको और किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बूटिंग के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ही कि ये कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग यहाँ और वार्म बूटिंग जो होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कोल्ड बूटिंग क्या होता है। तो अगर आप कोई कंप्यूटर लिए हुए हैं, लैपटॉप लिए हुए हैं और वो कंप्यूटर ऑफ है और ऑफ होने के बाद उसको ऑन किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कोल्ड बूटिंग। कोल्ड इसीलिए है, आप समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए कि विद्युत सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उसको हम कोल्ड बोल रहे हैं। इसी तरह अगर आप रीसेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये रीसेट लिखा हुआ है, तो अगर आप रीसेट करते हैं तो कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो पहले ऑफ होता है और उसके बाद इसको ऑन किया जाता है। तो वही काम हो रहा है, जो आप ऑफ को ऑन कर रहे थे यहाँ रीसेट में पहले क्या कर लिया, ऑफ कर लिया फिर ऑन किया, तो इसको भी हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम यहाँ पे बात करें वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग का, तो वार्म बूटिंग में क्या होगा, कंप्यूटर का सप्लाई, यहाँ पे कंप्यूटर में जो विद्युत का सप्लाई है, यहाँ पे एक मिनट हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे विद्युत का सप्लाई यहाँ पे जा रही है, यानी कि ये कंप्यूटर ऑन है और ऑन रहते हुए अगर हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट, अगर रीस्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग। देखिए यहाँ पे हम रीसेट बोले थे, रीसेट कीजिएगा तो पहले ऑफ करता है फिर ऑन करता है, लेकिन रीस्टार्ट में इस तरह से नहीं होता है और इसीलिए इसको वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कभी आपको पूछा जाएगा वार्म बूटिंग में क्या किया जाता है, तो रीस्टार्ट किया जाता है, और कोल्ड बूटिंग में क्या किया जाता है, तो किसी ऑफ कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या रीसेट किया जाता है। रीसेट में भी पहले ऑफ होता है और फिर ऑन होता है, यानी विद्युत सप्लाई पूरा पहले काट देगा फिर उसके बाद ऑन होगा। तो इस तरह से आपको बूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जानना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, CIL का फुल फॉर्म क्या दिया गया है, तो इसका सिंपल सा है, कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
कंप्यूटर के बुक में आप देखिएगा तो फुल फॉर्म का भी एक इंडेक्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एक नज़र आप देख लीजिए कि बहुत सारा चीज़ वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ब्लैंक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो यहाँ पे 6 वेरी इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। यहाँ पे इसका आंसर 6 हो जाएगा। डिस्क की तरह डिस्क की सतह पर पथों को अदृश्य खंडों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है। देखिए आप जो है सीडी का यूज करते हैं, तो सीडी को अगर ध्यान में देखिएगा तो इस तरह से राउंडेड राउंडेड रहता है। यहाँ पे ये जो है पूरा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे ये जो जी चीज़ है ये राउंड है, जिसको एक हम लोग इसको ट्रैक के नाम से जानते हैं। जैसे कोई दौड़ता है तो बोलते हैं ना कि ट्रैक में दौड़ रहा है, तो इस तरह से ये पूरा ट्रैक है। लेकिन इसी ट्रैक को आप यहाँ से काट दीजिएगा तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, खंड हो जाएगा, और इसी को हम लोग इसको सेक्टर कहते हैं। तो ये पूरा ट्रैक को यहाँ पे हो सकता है 2-3 ट्रैक का कुछ कुछ खंड आ जाए, तो ये पूरा खंड को हम लोग यहाँ पे सेक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ को पूछ रहा है कि द ट्रैक ऑन द डिस्क सरफेस डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेगमेंट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मॉड्यूल का एक संग्रह है, ब्लैंक मॉड्यूल का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिनक्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 85 की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक का अर्थ किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति को बदलना है। तो हम लोग क्या चीज़ को पाठ की उपस्थिति से बदल सकते हैं, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को, किसके अपीयरेंस। यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुआ है। अपीयरेंस मतलब जो है हमको कैसा वो दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे हम करेंगे, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसको हम फॉर्मेट करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में करेंगे, तो उसका जो अपीयरेंस होगा, जो आपको दिखाई देगा, वो थोड़ा सा अलग अलग होगा। जैसे कि आप देखे होंगे फॉन्ट अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं। उसका कोई डॉक्यूमेंट के लिए खोलिएगा तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम लोग करके यूज करके उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्लैंक का आशय पाठ के आकार और प्रदर्शन से है। मतलब क्या चीज़ जो होता है वो आपका उस पाठ के आकार से। तो जैसे ये ए लिखे हैं और ये ए लिखे हैं, तो इसमें क्या अंतर है, फ़ॉन्ट बड़ा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फ़ॉन्ट शैली हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट जो है आपका शैली यहाँ पे हो जाता है कि फ़ॉन्ट साइज जो होता है ये बड़ा और छोटा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है शेप एंड लुक, यहाँ पे बोल रहा है तो शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस जैसे ऐसे करके यहाँ पे लिखा गया, या अलग अलग हैंड राइटिंग में अलग अलग लिखा जाता है, तो फ़ॉन्ट आप चेंज कीजिएगा तो एक ही चीज़ जो है वो आपका अलग अलग टाइप से दिखेगा। यहाँ पे शेप और उसका लुक जो होगा वो अलग होगा। लेकिन ये दोनों का अगर साइज़ बढ़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज चेंज किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे है, ब्लैंक का अर्थ एक पृष्ठभूमि के पाठ की स्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पे इसका होता है अलाइनमेंट स्थिति। जैसे कि आप कोई पेज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है अगर अलाइनमेंट आप यहाँ से किए हैं तो सीधे आपका सीधे राइट साइड से शुरू हो सकता है, लेफ़्ट साइड से शुरू हो सकता है, या अगर अलाइनमेंट आप चेंज कीजिएगा तो बीच से भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम लोग आज 100 क्वेश्चन फिर से आज हम लोग पूरा कर लेंगे। तो अगला वीडियो में आपका जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है कि कौन सूची, लिस्ट बनाने में कौन सहायता करता है। देखिए यहाँ पे लिस्ट, अगर जब भी आपको दिक्कत होगा तो इंग्लिश वाला चीज़ टर्म पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन में इंग्लिश भी रहेगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लिस्ट बनाने में कौन काम करता है, बुलेट काम करता है। अलग अलग प्रकार के बुलेट होता है, कोई नंबरिंग वाला बुलेट होता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे बुलेट्स वगैरह यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा, और नंबरिंग भी होगा क्योंकि 1-2 नंबर यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दिया है बुलेट और नंबरिंग दोनों दिया है, तो दोनों दिया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा तब ये दोनों हो जाएगा, बुलेट एंड नंबरिंग दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक के लिए, स्पेल चेक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कीजिए तो भी आपको रिव्यू में ही देखने को मिलेगा। तो ये 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है अभी तक में। चलिए एक ही वीडियो में 3-3 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिले, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है। ब्लैंक आपको टूल बार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है कि क्या आपको टूल बार से एप्लीकेशन जो होता है वो यूज करने का या लॉन्च करने का आपका यहाँ पे अलाउ कौन करता है। तो यहाँ पे होता है क्विक लॉन्च टूल बार एक होता है, वही अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, MS वर्ड ब्लैंक एप्लीकेशन है कि MS वर्ड किस तरह का एप्लीकेशन है। तो विंडो बेस है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी हम लोग पढ़े थे जस्ट थोड़ा सा पहले, तो इस तरह से आंसर ये हो जाएगा। 92 हो जाएगा, यूटिलिटी विभिन्न नेटवर्क संबंधी
विषयों से संबंधित है। तो क्या यूटिलिटी जो है नेटवर्क से संबंधित है? तो मेमोरी टेस्टर जो होता है वो विभिन्न नेटवर्किंग संबंधी विषयों से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 93 है, शीर्षक बार ब्लैंक का एक भाग है, टाइटल बार। देखिए टाइटल बार जो होता है, आप विंडो खोलिएगा तो तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसके अगर आप नीचे आ जाइए जहाँ पे आपका देखिए क्या रहता है, मिनी मैक्सिमाइज। टाइटल बार में क्या रहता है, मैक्सिमाइज रहता है कि किसी चीज़ को आपको पूरा विंडो में डालना है या इसको छोटा करना है तो मिनिमाइज रहता है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे क्लोज ऑप्शन जो जहाँ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका टाइटल बार। जस्ट टाइटल बार के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा मेन्यू बार, मेन्यू बार मिल जाएगा। और इसी तरह से इसके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका टूल बार। टूल बार होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टूल आपको देखने को मिल जाएंगे काम करने के लिए। और जो सबसे नीचे विंडो के होता है वो जो होता है वो आपका स्टेटस बार करके, यहाँ पे आपका स्टेटस बार करके यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा विंडो डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। टाइटल पार्ट के यहाँ शीर्ष बार का एक भाग है आपका क्या है, विंडो डायलॉग बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बारकोड ब्लैंक उपकरण का एक उदाहरण। जैसे बहुत सारा चीज़ में आपको देखे होंगे कि इस तरह से बारकोड रहता है, उसको स्कैन करते हैं। तो ये क्या करता है, आपका बारकोड जो होता है, ये बारकोड इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक। इनपुट हो सकता है या आउटपुट हो सकता है या पॉइंटिंग हो सकता है या नन ऑफ दीज। तो बारकोड को नन ऑफ दीज में रखा जाता है। ये इनपुट आउटपुट या पोजिशनिंग के अंतर्गत इसको रखा नहीं जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपको बारकोड इस तरह से पढ़ने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सही चीज़ है जांचने या किसी वेबसाइट तक जाने का एक रास्ता है वो। तो 95 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ आपकी अपनी सभी फाइलें, जहाँ पे फाइल सेव होता है उसको क्या कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट एक फ़ोल्डर होता है, उसी में जाके सारा डॉक्यूमेंट आपका सेव रहता है बाय डिफ़ॉल्ट में, अगर सेव है तब। और नहीं तो आप अगर अपने अनुसार करना चाहते हैं तो आप जिस भी फोल्डर में रखिएगा वहाँ पे वो सेव हो सकता है। 96 में है, ब्लैंक को बेल लैब्स ने विकसित किया था और 1970 में PDP-7 पर काम करना शुरू किया था। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो यूनिक्स करके एक है, वो आपको उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। बॉस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। 98 में दिया है, ब्लैंक आपके प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित पाठ को दर्शाता है। कि प्रेजेंटेशन को क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे आउटलाइन जो टैग होता है वही क्या प्रेजेंटेशन को यहाँ पे दिखाता है टेक्स्ट के बारे में। उसके बाद है 99 में, एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट की का कौन सा शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे होता है स्लाइड। देखिए अगर यूज करना है तो कंट्रोल M कीजिएगा, लेकिन नया प्रेजेंटेशन ही बनाना है, एक अलग ही नया प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ आपको N टाइप करना होगा, तो नया प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन स्लाइड मान के चलिए एक प्रेजेंटेशन बहुत सारे स्लाइड होते हैं, तो एक नया स्लाइड बनाना है तो कंट्रोल M, और नया प्रेजेंटेशन ही बनाना है तो कंट्रोल N करके यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से फिर से शॉर्टकट की से आंसर आया, तो शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन के साथ, ये एक्सटेंशन हर टॉपिक में हर सेट में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है पावर पॉइंट का या प्रेजेंटेशन का कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो PPT। तो इस तरह से आपका PDF का पूछ सकता है, JPG इमेज का पूछ सकता है, वीडियो का पूछ सकता है, अलग अलग एक्सेल फाइल का पूछ सकता है। तो इस तरह से सबको आपको एक जगह कलेक्ट करके याद रखना है। तो इस तरह से आज हम लोग फिर से 50 सवाल से यहाँ सॉल्व किए। इतना दूर तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बेहतर लग रहा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 50 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।